ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई क्यों हार गई? क्या धांधली हुई? ईरानी सदर पाकिस्तान और नवाज शरीफ चीन पहुंच गए। मंशियात फरोश सियासतदान कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ही पंजाब में हासिल की गई नशिस्त है उसको छोड़ना पड़ा। बाजोड़ में क्या हुआ? कौन से उम्मीदवार है जिनको ऑफर्स दी गई करोड़ों की ओहदों की कि आप ये इलेक्शन ना लड़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रूक वड़ाइचा और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले ये कि ईरानी सदर पाकिस्तान और नवाज शरीफ चीन पहुंच गए। ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई क्यों हार गई और मंशियात फरोश सियासतदान कौन है, ये सारी बातें। और ज़िमनी इलेक्शन में ख़ास तौर पे जो मामलात हुए, क्या धांधली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ही पंजाब में हासिल की गई नशिस्त है उसको छोड़ना पड़ा। बाजोड़ में क्या हुआ? कौन से उम्मीदवार है जिनको ऑफर्स दी गई करोड़ों की ओहदों की कि आप ये इलेक्शन ना लड़ें, ये सारी बातें आज के व्लॉग में करेंगे। सबसे पहले ईरानी सदर तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान में और आज प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो बड़े अहदेदारान हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। 8 शोबों में जो MOUs मुख्तलिफ़ शोबों में MOUs उन्होंने करने हैं। और दिलचस्प बात ये है, एक नई डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 9 साल बाद ईरान से लोग जो हैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। पहला ग्रुप तकरीबन 9 साल बाद रवाना हुआ है। ये अपनी जगह पे एक अहम डेवलपमेंट है और अभी तक नई हुकूमत के बनने के बाद किसी भी सरबराहान मुमलिकत का ये पहला दौरा है। इससे पहले सबसे पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो सऊदी अरब गए थे और वो भी सारा मामला मईशत के इर्द घूमता है। ईरानी सदर का यहाँ पर आना, मुलाकातें, यहाँ पर 3 रोज़ वो रहेंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन शहरों में उनका आना जाना लगा रहेगा। और ये भी बताया गया है कि वो मज़ार कायद भी जाएंगे, मज़ार इकबाल भी जाएंगे और यहाँ पर उनकी खूब तवज़ो भी की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान को ख़ुद भी चूँकि इस वक्त बाहर निकलना है, मिलना है, और पाकिस्तान को भी इस वक्त ज़रूरत थी कि बाहर से जो सफ़ारती राब्ता आप कहते हैं, सफ़ारती ताल्लुकात हैं, या एक कह दें कि सफ़ारती तौर पे हम तन्हाई कहीं पे समझी जा रही थी और जो कि हमारे इस्तेकाम से जुड़ी थी, सियासी इस्तेकाम से, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो उस हवाले से ये दौरा बहुत अहम है और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा मनसूबा है पाक ईरान गैस पाइपलाइन का। ये भी उसकी तरफ भी आप यूँ कह लें कि उसके लिए भी एक नेक शगुन होगा, उसकी तरफ भी शायद बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये जो दौरे हुआ करते हैं ये अलामती भी होते हैं और ये भी है कि जब कोई सरबराह आ जाते हैं तो डिपेंड करता है उस मुल्क पे, उस मुल्क के जो सफारतकार हैं, जो इंतज़ामिया है, वो किस तरह से आगे उनको यहाँ पर ला रहे हैं, किस अंदाज से उनको लाया जा रहा है और मंसूबों के ऊपर क्या बात हुई है, किस अंदाज से हुई है। तो जो मैं तो इसको बहरहाल एक मस्बत पेशरफ देख रहा हूँ। ये अलग बात है कि इसको दूसरे पैराडाइम में देखा जाए तो शायद आपको लगेगा कि यार ये क्या किया है। लेकिन दूसरी अपडेट उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो 4 दिन के लिए चीन रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर जो निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी उनके हमरा उनके करीबी दोस्त भी होंगे और जो वज़ीर ख़ारजा है वो भी होंगे। सऊदी अरब वो नहीं गए थे जब वज़ीर आज़म गए थे और उन्होंने बाद में लोगों से बात करते हुए कहा भी था कि मैंने वहाँ पे क्या लेने जाना था, यानी किस हैसियत में और किस कैपेसिटी में, और मुनासिब नहीं लगता कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और मैं वहाँ पे जाके क्या करता। तो चीन की तरफ से दावत भी आई थी नवाज शरीफ साहब को और अपनी वज़ारत उज़्मा छोड़ने से पहले भी जो चीन का इन्होंने दौरा किया था, 17 की बात है ये। अब तकरीबन 3 साल, ये तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं और अब 7 साल बाद वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है। क्या नौयत होगी, या सिर्फ ये चैन के लिए चीन रवाना हुए हैं? क्योंकि चीन में तो ऐसा कोई मरला नहीं होगा, जहाँ पर भी जाते वहाँ पर कोई ना कोई वाक़या पेश आता है, मामला दुरुस्त नहीं रहते। तो नवाज शरीफ साहब को जो चीन है वो बड़ा इन्हीं के दौर में CPEC और मामला शुरू हुए थे। और फिर आपको याद होगा कि चीनी सदर ने यहाँ पर आना था जब धरना वगैरह शुरू हो गया था और 40 अरब से ज़ायद डॉलर के तकरीबन वायदे भी तब इन्होंने तय भी किए थे। फिर कुछ मामला आगे बढ़े, कुछ नहीं बढ़े। चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा होगा, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में देख लेंगे कि क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़िमनी इलेक्शन गुजरा है और ज़िमनी इलेक्शन
21 हलकों में 21 अप्रैल को ज़मीनी इलेक्शन हुआ। तो बहुत से आम हलके हैं, सारों हलकों में तो हम बात नहीं कर सके। एक बात जो मुश्तरक रही वो तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों में जिन लोगों को टिकट्स दी गई वो अपने ही रिश्तेदार थे। मिसाल ले लेते हैं उसकी, अगर आप गुजरांवाला में अहमद चट्टा साहब ने सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके जो भाई हैं उनको टिकट दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में। और दूसरी तरफ केपी में अली मीन गंडापुर साहब ने सीट छोड़ी थी, वहाँ पर कौमी असम्बली की जो नशस्त है वहाँ पर गंडापुर साहब के भाई को टिकट दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसी तरह बाजोड़ में ये बहुत बड़ा हालांकि मसला हुआ था, रेहान ज़ेब खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त कारकुन थे, लीडरशिप के तौर पे उभर रहे थे, उनका इलेक्शन के दौरान उनका कत्ल हो गया था। और मुझे याद पड़ता है कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया है कारकुनान हैं वो बड़े रंजीदा थे उस वक्त, और रेहान ज़ेब को उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था। अच्छा, बाद में उसके ऊपर चूँकि इतनी बातें हुई जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था, ये हुआ वो हुआ, वहाँ से इलेक्शन हो गए, आगे चले गए, चूँकि वो आज़ाद कैपेसिटी में वहाँ पे लड़े थे। तो मुझे ये लगा कि यार अब चूँकि ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं तो अब तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखेगी कि वो कारकुन जिसके ऊपर उन्होंने बातें की, अगर आप ट्वीट्स देखें, वीडियोस देखें, तो रेहान ज़ेब को इसी तरह ही इस्तकबाल और इसी तरह से उसकी वीडियोस इस तरह से चर्चा किया गया कि यार हमें बड़ा प्यार है, हमें बड़ा अजीज़ है। और बाद में उसकी जो अहल खाना है उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया तो उनको टिकट नहीं दिया गया। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि मुबारक ज़ेब जो उनके भाई जीते हैं वहाँ से बाजोड़ से कौमी असम्बली की नशिस्त, एक तो उसके खिलाफ पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा किया, दूसरी बात ये कि उसको गंडापुर साहब ने ऑफ़र की कि जनाब नौकरी लो, 7 करोड़ लो और अल्लाह हाफिज़। ये मैं नहीं कह रहा, मुबारक ज़ेब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है। चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ बढ़ते हैं। नून लीग के आपको बताते हैं, नून लीग के कसूर से जो उम्मीदवार थे हालांकि वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, मलिक रशीद, वो मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनके वो अंकल हैं। इसी तरह लाहौर में अली परवेज़ मलिक NA 119 से जीते हैं, ये परवेज़ मलिक साहब के बेटे हैं, यहाँ से पहले भी मुतायन बने रह चुके हैं। आगे बढ़ें तो आपको इसी तरह लाहौर के दीगर हलकों में मलिक रियाज साहब ने हमदा शहबाज साहब की सीट पे MP वो बने। आगे आप चले जाएँ गुजरात में मूसा इलाही और परवेज़ इलाही का मुकाबला था, ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था, लेकिन मेरे लिए ये अपसेट है क्योंकि मैं ये समझता था कि ये इस तरह नहीं होगा, परवेज़ इलाही जीतेंगे। और ख़ैर और भी बड़े अपसेट हैं, लेकिन अब अपसेट वगैरह की भी हमें आदत पड़ गई है। वहाँ पे क्या हुआ, PP 32 में रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत वहाँ पे थी, वहाँ पे साथ साथ आती रही और शिकायत ये मिली कि पहले से जो बॉक्स थे जिसके अंदर आप वो डालते हैं बैलेट, वो पहले से भरे हुए थे, फिर 45 कहीं पे पहले साइन करवा लिए गए, कहीं पर दिए नहीं गए, इस तरह की शिकायत आम थी। मूसा इलाही वहाँ से जीते और उस नशिस्त पे उन्होंने अपने चचा ही कह लीजिए आप, ये वजाहत साहब के बेटे हैं, शुजात साहब के भतीजे हैं, तो ये उनको भी चचा ही कहते हैं परवेज़ इलाही साहब को। और परवेज़ इलाही साहब की फ़ैमिली को यकीन ही नहीं था कि ये कभी हमारे मुकाबले में आएंगे। ये बुनियादी तौर पे आबिद रज़ा कोटला जो मुस्लिम लीग नून के उनके मद्दे मुकाबल खड़े हुआ करते थे, और कोटला उस हल्के से, और अभी इन्होंने ज़िमनी जनरल इलेक्शन भी वहाँ से लड़ा था मैंने की सीट पे। तो फिर ये इधर आ गए और फिर परवेज़ इलाही साहब के मुकाबला। तो परवेज़ इलाही साहब के जो ख़ानदान के लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा हम तो पहले हैरान थे कि मूसा इलाही कैसे, और मोहसिन नकवी को इस सारी साजिश के पीछे वो कहते हैं जी उन्होंने खड़ा किया, इनको उम्मीदवार बनाया। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि जितने वोटों से वो जीते हैं वहाँ से वो भी एक मेरे लिए अपनी जगह पे अपसेट है। और नून और PTI, नून ने जो है अपनी नशिस्तें बढ़ा ली हैं थोड़ी सी, गुजरांवाला की नशिस्त नून ने हासिल कर ली है जो PTI के पास थी, और इसी तरह बाकी जो सीटें वो जीते हुए थे सारी वो सीटें दोबारा से जीते हैं। ये सारा मामला हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन में इंटरनेट बंद था मुख्तलिफ हलकों में और सूरत हाल ये थी, लेकिन जो भी हुआ है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ है, जो भी हुआ है बिल्कुल टाइमली इलेक्शन के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए थे, और मुनज़्ज़म अंदाज से जो इस मुल्क तरीका था मेरे ख़्याल में इदारों ने बड़ा अच्छा अडॉप्ट किया कि जिसको आपको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। SHO अडियारा हैं, पहली पोस्टिंग उनकी हुई और वो कोई शरीफ आदमी है, उसने आगे से क्या किया कि अपना वीडियो बयान दिया।
और वीडियो बयान में उन्होंने ये कहा कि आला पुलिस हकाम के ऑर्डर पर मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ जब भी कार्रवाई की कोशिश की तो इलाके की सियासी शख्सियात आड़े आ गई, जबकि CI वाले मुलज़िमों को पकड़ कर ले जाते मगर बाद में पैसे लेकर छोड़ देते थे। अब मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जा रही है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और इन्होंने ये जो वीडियो है ये पाकिस्तानी तमाम चैनल्स पे चलती रही, इलेक्शन वगैरह की उसमें दब गई होगी, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है। अडियारा का इलाका है यहाँ पे, और ये बॉर्डर के पास वो एरिया है, देहाती एरिया, और यहाँ पे मंशियात वगैरह की जो है, क्योंकि हमें भी मौका मिला है वहाँ पे जाने का, तो बड़ी आम आपको मिलती है और सप्लाई भी बड़े वहाँ पे मुनज़्ज़म अंदाज में आपको मिलती है। अब ये जो बयान है, इस बयान के बाद पंजाब पुलिस ने अपने ही अफसर के ख़िलाफ़, SHO के ख़िलाफ़, ये पहली इनकी पोस्टिंग थी तो इनको शायद अंदाज़ा नहीं था ऐसी गेम बढ़ती है। मैं तो लाहौर में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये बताते हैं कि हम जो गैंग्स भी जो काम कर रहे हैं वो पुलिस के कुछ अफसरान के साथ मिल के, चाहे वो रियल स्टेट के लोग हों, चाहे वो मंशियात फरोशी के हों, तो इनके बगैर मुमकिन नहीं। बल्कि मुझे यहाँ पे हमारे एंकर इमरान अरशद उन्होंने वाक़या सुनाया कि जितनी कुछ शराब की सप्लाई है उसमें भी पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनके बगैर और अफसरान के बगैर वो सप्लाई लाहौर में मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो कानून है वो उसके मुताबिक जो मुसलमान हैं वो शराब नहीं ख़रीद सकते, ना वो ले सकते हैं। तो वो हमारे जो पुलिस वाले हैं वो ये काम कर लेते हैं, मसीह जो हैं ब्रदर हैं उनसे भी लेके इस तरह से मामला चलते हैं। ये जो बयान है इसको देखना चाहिए था, ना कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थे। बहुत से लोग हैं लाहौर में, लोगों को जानते हैं कि कौन कौन से सियासतदान हैं जो इन कामों के पीछे हैं, और वो हिस्सा बकदर जुस्सा लेते भी हैं, थानों में भी जाता, ऊपर तक जाता है। ये पूरी एक चेन है, इसको बेनकाब होना चाहिए, इस मामले को सामने आना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, मामलात हैं। और अब जो उम्मीदवारों को ऑफ़र की गई उसमें एक बात मैं मिस कर गया था। NA 119 के शहजाद फारूक ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि उनको नून लीग की जानिब से ऑफ़र की गई कि आप मशीर बन जाएं और सीट ले लें और ये इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन फिर भी लड़ा और इलेक्शन वो बहरहाल हार गए। ये सारी सूरत हाल है। इंशाल्लाह नए वीलॉग के साथ, नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।